नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे वो था यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 का, जिसमें भूगोल विषय के अंतर्गत हमने अभी तक कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। इस तीसरे वीडियो में हम लोग 51 नंबर प्रश्न से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि 51 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि भारत में यातायात एवं अवसंरचना से संबंधित निम्न कथनों का अवलोकन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत के संपूर्ण सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा 2% से भी कम है। नेशनल हाईवेज constitutes less than 2% share of the total road network of India। दूसरा स्टेटमेंट है बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने दुर्गम क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल और हवाई अड्डों की इमारतों जैसे बुनियादी सुविधा के निर्माण के लिए भी परियोजनाएं शुरू की हैं। बीआरओ Border Road Organization has taken up project for the construction of infrastructural facilities like schools, hospitals and major airport buildings also in the inaccessible areas। तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय रेल को संचालन एवं प्रबंधन के लिए 16 जोन में विभाजित किया गया है। Indian Railways has been divided into 16 zones for its operation and management। अंतिम जो कथन है वो है कि HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का निर्माण कच्चे पेट्रोलियम के शोधन के लिए उनकी आपूर्ति भारत के महाद्वीपीय भागों में करने के लिए किया गया है। HBJ pipeline was developed to supply the crude petroleum for refining to the continental parts of India। अब आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपसे पूछा गया है ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही या ए बी डी सही है। तो इसमें से आपके 4 ऑप्शंस हैं, 4 स्टेटमेंट्स, उसमें से कोई एक गलत है। तो कौन सा गलत है वो आपको देखना है, आपका आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत के संपूर्ण सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा 2% से कम है। दूसरा, बीआरओ ने दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल एवं हवाई अड्डों की इमारतों जैसी बुनियादी सुविधा निर्माण के लिए परियोजना शुरू की है। और भारतीय रेलवे के संचालन और प्रबंधन के लिए 16 जोन में विभाजित किया गया, ये आपका सही है। जबकि HBJ जो है पाइपलाइन का निर्माण कच्चे तेल शोधन के लिए उसकी आपूर्ति महाद्वीपीय भाग में करने के लिए नहीं किया गया। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, बी और सी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब उसके बाद देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है वो है कि रेड्डी तमिलनाडु की प्रभुत्वशाली या प्रमुख भूस्वामी जाति है। रेड्डी इज द डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट ऑफ तमिलनाडु। दूसरा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट भूमिहीन जाति है। जाट इज द लैंडलेस कास्ट ऑफ हरियाणा एंड यूपी। तीसरा, कुर्मी पूर्वी भारत की कृषि व्यवसायी या कृषक जाति है। पटेल इज द लैंड ओनिंग कास्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट, यहाँ पे हिंदी में ईस्टर्न दिया हुआ, वहाँ पे इंग्लिश में, ये आपका गलत है। इसको आपको नहीं, इसको देखना होगा आपका 3rd नंबर। कुर्मी इज द एग्रीगेरियन कास्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। उसके पटेल पश्चिमी भारत की भूस्वामी जाति है। पटेल इज द लैंड ओनिंग कास्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। और
अंतिम है कि नंबूदरी केरल के ब्राह्मण हैं। नंबूदरी आर द ब्राह्मण ऑफ केरला। आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो अगर आप देखें तो कुर्मी पूर्वी भारत की कृषि व्यवसायी जाति है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसी तरह से पटेल जो है पश्चिमी भारत की भूस्वामी है, ये भी आपका सही है। और नंबूदरी केरल के ब्राह्मण है, ये भी आपका सही है। तो ये कुल 3 ए स्टेटमेंट सही हैं, सी, डी और ई। तो आपका एक ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्लियर। जबकि रेड्डी जो है प्रभुत्वशाली, ये तमिलनाडु का करके कहा है, आंध्रा के हैं। और हरियाणा उत्तर प्रदेश में जाट भूमिहीन जाति नहीं है, जबकि भूमि संपन्न जाति है। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। भौगोलिक चिंतन में चीन के योगदान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। Which of the following statements are correct about Chinese contribution to geographical thought? अब आप बताइए, स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, चीन के विद्वानों ने आयताकार निर्देशांक प्रणाली के आधार पर मानचित्रकला की वैज्ञानिक विधि को सबसे पहले विकसित किया। Chinese scholars first developed a scientific method of cartography based on rectangular coordinate system. दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने मानसून की आवधिक प्रकृति पर विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। They were the first who put forward the idea of periodic nature of monsoons. तीसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने पता लगाया कि अफ्रीका त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है, जबकि समकालीन मानचित्रों में इसका शीर्ष सदैव पूर्व की ओर दर्शाया गया था। They recognized the Africa was an southward pointing triangle, whereas on contemporary maps it was always represented as pointing eastward. चौथा स्टेटमेंट है, उनका मत था कि भूगोल का संबंध अलग अलग पौधों से नहीं बल्कि पौधों एवं जीवों के आवरण से है। They opined that geography is not concerned with the individual plants but rather with the plant and animal cover. अब आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आप बताइए कि चाइनीज जो चिंतन थे, भौगोलिक चिंतन में चाइनीज का योगदान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपका जो सही कथन है, एक तो पहला आपका है कि चीन के विद्वानों ने आयताकार निर्देशांक प्रणाली के आधार पर मानचित्रकला की वैज्ञानिक विधि को सबसे पहले विकसित किया था, ये सही है। और उसके बाद तीसरा आपका सी नंबर सही है कि उन्होंने पता लगाया था कि अफ्रीका त्रिभुजाकार है और जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए और सी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। Which of the following statements are correct? पहला है कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग पंचम सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग KPO कम्स अंडर क्वाइनरी सर्विसेज। दूसरा है शोध एवं विकास R&D गतिविधियां और ई लर्निंग बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPO के उदाहरण हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एक्टिविटीज एंड ई लर्निंग आर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPO। तीसरा है BPO KPO से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक सम्मिलित होते हैं। द BPO इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम KPO as it involves highly skilled workers। चौथा है सस्ते और कौशलपूर्ण श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में आउटसोर्सिंग आ रही है। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स।
अब आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो पहला तो आपका स्टेटमेंट ये सही है कि नॉलेज प्रोसेसिंग जो KPO पंचन सेवाओं के अंतर्गत आता है, क्वाइनरी सर्विसेज में आता है, ये आपका सही है। उसके बाद आपका डी जो है वो सही है कि सस्ते एवं कौशलपूर्ण श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देशों में आउटसोर्सिंग हो रही है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा, ए और डी। 55 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के कुल मूल्य को व्यापार का परिमाण माना जाता है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसीडर्ड टू बी ए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। दूसरा है व्यापार के परिमाण में केवल वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली ट्रेड ऑफ गुड्स। तीसरा है भारत आसियान का संस्थापक सदस्य है। इंडिया इज फाउंडर ऑफ आसियान ब्लॉक। चौथा है लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ऑफ commodity in 2 countries at a price that differs from regions not related to cost is called dumping। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, कौन से सही हैं। ए और सी सही है, ए डी सही है, बी सी डी सही है या बी और डी सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है पहला कि वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के कुल मूल्य को व्यापार का परिमाण माना जाता है। और चौथा है डी नंबर कि लागत की दृष्टि से नहीं वरन विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहलाता है या कहा जाता है। तो आपके पहले और जो चौथा कथन है वो आपका सही है, केवल ए और डी। अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला आपका दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन एवं परमाणु ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। मीन्स फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः प्रकृति की शक्तियां हैं जो संधारणीय हैं और आमतौर पर भारी पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करती हैं। द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल energy are mainly forces of nature that are sustainable and that usually cause huge environmental pollution। तीसरा है ऊर्जा का उपयोग मानव प्रवृत्त जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान करता है। The energy use is one of the main contributor to human induced climate change। चौथा है परमाणु शक्ति संयंत्रों में ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होता है। देयर आर 0 emissions ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। पांचवा है ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की सापेक्षिक कीमतें मांग को प्रभावित नहीं करती हैं। द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी डू नॉट इन्फ्लुएंस डिमांड। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन से सबसे उपयुक्त उत्तर है वो आपको बताना है। केवल ACD सही है, ADE सही है या BDE सही है या आपके CDE सही है। तो कुल 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई 3 सही हैं, उनमें आपको सही विकल्प का चयन करना है।
तो आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। तो पहला तो आपका ये हो गया कि जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा ईंधन अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो आपका ए नंबर स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा आपका स्टेटमेंट जो है, ऊर्जा का उपयोग मानव प्रवृत्त जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और उसके बाद डी नंबर भी आपका सही है कि परमाणु शक्ति संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस का शून्य उत्सर्जन होता है। तो आपका जो सही स्टेटमेंट्स हो जाएंगे उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ए, सी और डी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर प्रश्न, वो भी कथन से ही आधारित प्रश्न है। प्रश्न है कि वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। Which of the following statements are not correct with reference to Van Thunen's agricultural location theory? पहला स्टेटमेंट है, उनके विचार वीवर की आर्थिक लगान की अवधारणा पर आधारित हैं। His ideas were based on Weaver's concept of economic rent. दूसरा है, संकेंद्रीय भूमि उपयोग खंडों में नौसंचालयी नदी या सिंचाई की सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। Navigable river or irrigation facilities do not have any impact on concentric land use zones. तीसरा है, वास्तविक जीवन में किसान सदैव आर्थिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण से निर्णय करते हैं। In real life, farmers are always economic and rational in decision making. ईंधन, लकड़ी और टिम्बर लकड़ी के उत्पादन क्षेत्र वैधता खो चुके हैं। फायरवुड एंड टिम्बर प्रोडक्शन जोन हैज लॉस्ट इट्स वैलिडिटी। पांचवा स्टेटमेंट है, एशिया में समरूपी तल सार्वभौमिक हैं। आइसोट्रॉफिक सर्फेसेस आर यूनिवर्सल इन एशिया। अब आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपके ऑप्शन दिए हैं, ए सी ई सही है, ए बी सी सही है, सी डी ई सही है या ए बी सी ई सही है। तो आपके 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से कोई 3 या 4 स्टेटमेंट आपके सही हैं वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति संबंधी सिद्धांत से। तो आपका जो सही स्टेटमेंट है, तो अगर आप देखें तो डी नंबर छोड़कर, ये डी नंबर छोड़कर और सभी स्टेटमेंट आपके क्या हैं। हाँ, आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है, वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। आपसे पूछा गया, नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू वान थ्यूनेन्स एग्रीकल्चर लोकेशन। तो आपका केवल यही स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है वान थ्यूनेन से, उसके अलावा सभी उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी, सी और ई। क्लियर। तो आपका ए, बी, सी और ई स्टेटमेंट जो है वान थ्यूनेन के एग्रीकल्चरल लोकेशन थियरी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि मानव प्रकृति की अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मैन नेचर इंटरेक्शन। पहला स्टेटमेंट है कि हिमालयी प्रदेश में चीड़ या पाइन के वृक्षों में वन अग्नि की अधिक संभावना होती है। इन हिमालयन रीजन पाइन ट्रीज आर मोस्ट प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। दूसरा है, विविध फसलों में एकल फसल या एकल फसली की और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से भारत में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। शिफ्टिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम डाइवर्सिफाइड क्रॉप टू मोनोकल्चर इज ए थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अगला है, मलिन बस्तियों में निवास केवल महानगरों से संबंधित है। Slum habitation is associated with metropolitan cities only. अगला है, रबी और खरीफ की ऋतुओं में गेहूं और चावल की वैकल्पिक खेती से भूमि में नाइट्रोजन क्षरण होता है।
alternate cultivation of wheat and rice in Rabi and Kharif season deteriorate the nitrogen in soil। अब आपसे पूछा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABC सही है, ABD सही है, BCD सही है, ACD सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है। तो इसमें से आपका अगर देखें तो पहला तो आपका स्टेटमेंट सही है कि हिमालयी प्रदेश में चीड़ या पाइन के वृक्षों में वन अग्नि की अधिक संभावना होती है। क्लियर। उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा भी आपका सही है कि विविध फसलों से एकल फसल की ओर और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से भारत में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और रबी और खरीफ की ऋतुओं में गेहूं और चावल की वैकल्पिक खेती से भूमि में नाइट्रोजन का क्षरण होता है, ये भी सही है। जबकि आपका सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है कि मलिन बस्तियां केवल महानगरों से संबंधित हैं। ये नगरों से, टाउन से, कस्बे से किसी से संबंधित हो सकती हैं या गांव से भी संबंधित हो सकते हैं। तो आपका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए, बी और डी सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए जो अवसंरचना, साक्षरता और भारत के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है इंदिरा गांधी नहर सतलज और रावी नदियों के संगम पर हरिके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी कैनाल originates from हरिके बैराज at the confluence of सतलज एंड रावी रिवर्स। दूसरा है प्रभावी या सफल साक्षरता दर की गणना 5 वर्ष और अधिक आयु की कुल आबादी में से साक्षरों की संख्या से की जाती है। इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड as the number of literate persons out of the total population aged 5 years and above। तीसरा है बाघ परियोजना का आरंभ 1973 में 9 बाघों के संरक्षित अभ्यारण्य से किया गया था, जो 2018 में बाघों के 50 संरक्षित अभ्यारण्य तक पहुंच गया है। The project Tiger was launched in 1973 with 9 tiger reserves and by 2018 it reached to 50 tiger reserves। चौथा ऑप्शन है, चौथा स्टेटमेंट है गुजरात भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन रखता है। गुजरात अकाउंट्स द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया है कि जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो उसमें से उत्तर का चयन करें। आपका उत्तर दिए हुए हैं ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है, ए सी सही है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कोई 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपको उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका ये सही हो जाएगा कि बाघ परियोजना का आरंभ 1973 में 9 बाघ संरक्षित अभ्यारण्य से किया गया, ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा मैंग्रोव आपका जो है सबसे बड़ा है, तो आपका सी और डी सही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें सतलज और रावी का ना होकर के सतलज और ब्यास के संगम पे है। दूसरा है सफल प्रभावी साक्षरता दर 5 वर्ष से ना होकर के 7 वर्ष या उससे अधिक आयु से की जाती है। तो शुरुआत के जो 2 स्टेटमेंट है वो आपके गलत हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो प्रश्न नंबर है आपका 60। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन खाइयों की गहराई 10,000 मीटर से कम है। Which of the following trenches have depth less than 10,000 meters? ऑप्शन दिए हैं कुरील खाई, पुर्टोरिको खाई, जावा खाई और टोंगा खाई। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं ए बी सही है, बी सी सही है या सी बी डी सही है या सी डी सही है। तो ये आपका प्रश्न नंबर है 60। तो 60 नंबर प्रश्न में अगर आप देखें तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा पुर्टोरिको ट्रेंच। एक तो हो गया क्लियर, पुर्टोरिको एक ट्रेंच हो गया और दूसरा जो है जावा ट्रेंच हो गया। तो बी और सी जो है इनकी जो डेप्थ है वो 10,000 मीटर मीन 10 किलोमीटर से कम है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी ओनली। अब आप इनकी चारों की लोकेशन आप मैप पर देख लीजिएगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए और काम आ सकता है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statements about impact of climate change on oceans are not true? पहला आपका पूछा गया स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विगत कुछ दशकों से महासागर कम अम्लीय बन गए हैं। The oceans have become less acidic over the past few decades. दूसरा है, पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है। The sea surface temperature has increased during the last century. अगला है कि 1880 में समुद्री जलस्तर में 1 इंच लगभग 6/10 भाग की दर से वृद्धि हुई है। Sea level has rises at the rate approximately 6/10 of an inch since 1880. चौथा स्टेटमेंट है कि महासागर आगामी वर्षों में कम कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे। द ओशियंस विल स्टोर लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन कमिंग ईयर्स। अब आपके ऑप्शन दिए हैं, कौन से सही है? ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए डी सही है? तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज का जो ओशियंस पे इम्पैक्ट है उससे संबंधित स्टेटमेंट नहीं है। तो आपका जो नहीं स्टेटमेंट है वो है आपका पहला और चौथा। मतलब कि विगत कुछ वर्षों से महासागर में कम अम्लीय बन गए हैं, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। और महासागर आगामी वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड के कम भंडारण करेंगे, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो स्टेटमेंट गलत है वो है आपका ए और डी। तो आपका 4th नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कोरियालिस फोर्स? पहला आपका स्टेटमेंट है, कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित है। कोरियालिस फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल मोशंस रिलेटिव टू अर्थ। दूसरा है, कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर शून्य होता है। कोरियालिस फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड 0 एट पोल। तीसरा है, कोरियालिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है। द स्ट्रेंथ ऑफ कोरियालिस फोर्स वेरीज विद स्पीड ऑफ मोशन एंड आल्सो डिक्रीज विद लैटिट्यूड। चौथा है, कोरियालिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन देशांतर एवं वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। The amount of deflection caused by Coriolis force varies according to rotation of Earth, longitude and object. अब आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। Choose the correct answer from the options given below. अब कोरियालिस बल के बारे में कौन सा सही है? केवल ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है या ए सी सही है? तो आप बताइए कि कोरियालिस बल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें अगर देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है कि कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्लियर? उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट सही है वो है आपका कि कोरियालिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है। तो ये दो आपके स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, ए और सी। तो ए और सी कौन सा है? 4 नंबर ऑप्शन है। क्लियर? तो आपने देखा कि 62 नंबर हो गया। और जो आपका ये दिया हुआ है कि कोरियालिस बल जो भूमध्य रेखा पर अधिकतम, तो भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। क्लियर? अगला प्रश्न 63 नंबर दिया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रॉक्सी आंकड़ों के स्रोत हैं? Which of the following data are sources of proxy data for climate change studies? पहला आपका दिया हुआ है ऐतिहासिक दस्तावेज, मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा है समुद्र तलीय अवसाद, सी फ्लोर सेडिमेंट्स। तीसरा है उपग्रही डेटा मीन्स सैटेलाइट डेटा। और चौथा है जीवाश्मी पराग मीन्स फॉसिल पोलन। तो आपका पूछा गया है कि ए सी सही है, बी सी सही है, ए बी डी सही है या सी डी सही है? तो ये तो आप बता सकेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें जो सही आंसर है
वो है आपका ए, बी और डी। तो डी नंबर छोड़कर, सी नंबर ऑप्शन छोड़कर, समुद्री जो उपग्रही जो डेटा है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, उनको छोड़कर ऐतिहासिक दस्तावेज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, समुद्र तलीय अवसाद मीन्स मैराइन सेडिमेंट्स, और उसके बाद आपका जीवाश्मी पराग मीन्स फॉसिल पोलन, ये आपके 3 जो हैं प्रॉक्सी हैं आंकड़ों के, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित अध्ययन किए जा सकते हैं। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। क्लियर? तो आपने 63 नंबर प्रश्न देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि भूमंडलीय तापन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements are correct with regards to the effect of global warming? पहला स्टेटमेंट दिया है कि भूमंडलीय तापन के कारण माना जाता है कि भविष्य में उष्णता लहरों में वृद्धि हो सकती है। Due to global warming, it is believed that heat waves may increase in future. दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक प्रबल होंगे। Tropical cyclones will be more intense. तीसरा है सूखे से प्रभावित क्षेत्र के घटने की संभावना है। It is likely that area affected by droughts will decrease. और चौथा है मॉडल इंगित करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षण और जल प्रवाह होगा। The models indicate that some regions will experience significantly more precipitation and runoff. अब आपके ऑप्शन दिए हैं, ए सी सही है, बी सी सही है, ए बी डी सही है या ए सी डी सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो आपका पहला सही है कि भूमंडलीय तापन के कारण माना जाता है कि भविष्य में उष्णता लहरों में वृद्धि हो सकती है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक प्रबल होंगे, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और मॉडल इंगित करते हैं कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा एवं रनऑफ होगा, तो ये भी सही है। लेकिन सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की घटने की संभावना है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, जबकि बढ़ने की संभावना। तो आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए, बी और डी। क्लियर? अगला प्रश्न जो पूछा गया है 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। Which of the following statements is or are correct? पहला स्टेटमेंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रबलता और प्रायिकता में वृद्धि हो रही है परंतु आर्थिक क्षति घट रही है। The intensity and frequency of tropical cyclone is increasing but economic damage is decreasing. दूसरा है अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। The more tropical cyclones occur in Bay of Bengal than Arabian Sea. तीसरा प्रशांत महासागर में विकसित चक्रवाती तंत्रों का दक्षिणी पूर्वी एशिया पर प्रभाव पड़ता है। द साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप्ड इन पैसिफिक ओशियन हैव इम्पैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशिया। चौथा है 5 से 22 घंटों के भीतर चक्रवातों के प्रबल हो जाने के कारण इनके मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन विद इन 5 to 22 आवर्स मेक्स प्रिडिक्शन ऑफ इट्स ट्रैक डिफिकल्ट। ऑप्शंस आपके दिए हैं कौन कौन से, ए बी सही है, केवल सी सही है, ए बी सी सही है या बी सी डी सही है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जो बी सी और डी हैं ये आपके स्टेटमेंट चक्रवात से संबंधित सही हैं। कौन से स्टेटमेंट है कि अरब सागर की अपेक्षा बंगाल खाड़ी में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है आपका प्रशांत महासागर में विकसित चक्रवाती तंत्रों का दक्षिणी पूर्वी एशिया पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। 5 से 22 घंटों के भीतर चक्रवात के प्रबल हो जाने की संभावना के कारण इनके मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला जो स्टेटमेंट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रबलता एवं प्रायिकता में वृद्धि हो रही परंतु आर्थिक क्षति घट रही है, तो ये अभी अनप्रिडिक्टेबल है, उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इन नीचे वाले तीनों की अपेक्षा कम सही है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी और डी। तो आपका सही उत्तर हो गया ये। क्लियर? तो 65 नंबर प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हम लोग 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
एक तरफ लिस्ट 1 में ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार दिए हुए हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, और दूसरी लिस्ट में उनकी विशेषताएं दी हुई हैं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर वोल्केनिक इरप्शन। ओके, पहला आपका दिया हुआ है पेलियन प्रकार, हवाईयन प्रकार, स्ट्रोम्बोलियन प्रकार या वोल्केनियन प्रकार, और विशेषताएं जो दी हुई हैं, अधिक द्रवित बेसाल्टिक लावा निश्रण एवं शांत प्रकृति, मीन्स मोर फ्लूइड बेसाल्टिक लावा, इफ्यूजिव एंड क्वाइट इन नेचर। दूसरा है कम द्रवित बेसाल्टिक लावा और जो विस्फोटी प्रकृति का होता है, लेस फ्लूइड बेसाल्टिक लावा एंड हैविंग एक्सप्लोजिव नेचर। तीसरा है श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रवावस्था में नहीं रहता है, विस्कस लावा which do not remain liquid after contact with air, और चौथा है अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है, extremely viscous lava with violent character। तो अब आपको मिलाना है, इसमें से मैच करना है। ये हम लोग मिला लेते हैं कि कौन सी किसकी विशेषता है। क्लियर? तो ये प्रश्न को आपको ध्यान से सॉल्व करना होगा। तो आइए मिला लेते हैं क्या है आपका। तो पहला अगर देखें पेलियन टाइप, तो इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसका जो सही मैच होगा वो है कि अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है। तो पेलियन टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है, पहला हो गया। ठीक है, फिर हवाईयन प्रकार की जो विशेषता होती है वो है कि अधिक द्रवित बेसाल्टिक लावा निश्रण तथा शांत प्रकृति होता है। स्ट्रोम्बोलियन प्रकार का अगर देखें तो उसमें कम द्रवित बेसाल्टिक लावा जो विस्फोटक प्रकृति का होता है, और जो बचा हुआ है वोल्केनिक प्रकार उसमें श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रवावस्था में नहीं रह पाता है। तो आपका सही स्टेटमेंट हो गया ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो आप इनको आसानी से मैच कर पाएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ आपका शब्दावली दिया हुआ है और दूसरी तरफ उन किसके द्वारा रचित किया गया है या पहली बार लिखा गया वो दिया हुआ, मीन्स कॉइन्ड और फर्स्ट यूज्ड बाय द स्कॉलर। एक तरफ टर्म दिया हुआ है। तो पहला है इथोलॉजी आचरण शास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान, एक्सिकोलॉजी पारिस्थितिकी नीचे। ओके, इकोलॉजी, इथोलॉजी, इकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल नीचे। दूसरी तरफ जो स्कॉलर्स दिए हैं अर्नेस्ट हैकेल, सेंट जॉर्ज जैक्सन माइवार्ट, जे ग्रिनेल, आइसोडोरे, जियोफ्रॉय, सेंट हेलियरे। तो आपको इसमें से स्टेटमेंट क्या करना है, इनको मैच करना है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। क्या है आपका, आप ट्राई करिए, इसको मैच करिए। तो उम्मीद है कि आपने इसको मैच कर लिया होगा। तो आपका पहला होगा इथोलॉजी। इथोलॉजी को अगर देखें तो वो होगा आपका 4 नंबर, आइसोडो ज्योग्राफी सेंट हिलेरे। इनके द्वारा पहली बार इथोलॉजी या आचरण शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? उसके बाद दूसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान। ये आपको सबको मालूम है कौन सा है, वो है अर्नेस्ट हैकेल। क्लियर? तो ए का हो गया चौथा, बी का हो गया पहला, सी का हेक्सिकोलॉजी, इसका जो है आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट जॉर्ज जैक्सन मिटवार्ड, और पारिस्थितिकी नीचे जे ग्रेनेल। तो आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, उसमें भी मैच 1 लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 दिया हुआ है। पहला आपका जो सूची है उसमें दिया हुआ पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में उपागम। इन सूची 1 इट इज गिवन अप्रोच टू एनवायरमेंटल एथिक्स। दूसरा तरफ दिया हुआ है उनका अर्थ, मीन्स देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग। तो पहला है नृक केंद्रिकवाद, जीव केंद्रिकवाद, पारिस्थितिक केंद्रिकवाद और सामाजिक पारिस्थितिकी।
तो आइए इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म एंड सोशल इकोलॉजी। उनकी जो मीनिंग दी हुई है तो उसमें मीनिंग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें माना जाता है कि सामाजिक पदानुक्रम उन व्यवहारों से सीधे जुड़े होते हैं जो पर्यावरणीय विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यूज दैट सोशल हायरार्कीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद टू बिहेवियर्स दैट लीड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। दूसरा है आपका, इसमें माना जाता है कि पर्यावरण प्रत्यक्ष नैतिक महत्व के योग्य है, न कि वह महत्व जो मानव या पशु की रुचियों से प्राप्त किया जाता है। व्यूज दैट एनवायरमेंट deserves direct moral consideration and not consideration that is mainly derived from human or animal interests। तीसरा है आपका, इसमें माना जाता है कि समस्त पर्यावरणीय उत्तरदायित्व केवल मानव रुचियों से प्राप्त किया जाता है। व्यूज दैट ऑल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज derived from human interests alone। और चौथा है, इसमें माना जाता है कि जीव के सभी रूपों का अस्तित्व का अंतर्भूत अधिकार है। व्यूज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव एन इनहेरेंट राइट टू एग्जिस्ट। अब आपने ये सब देख लिया है, अब आप इसको मैच करना है कि इसको मैच करके देख लेते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो अगर आप देखें पहला है निरकेंद्रितवाद। अब इसमें से 4 आपके मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका सही होगा उसको आपको देखना है। तो निरकेंद्रितवाद का जो सही मीनिंग है वो ये है कि इसमें माना जाता है कि समस्त पर्यावरणीय उत्तरदायित्व केवल मानव रुचियों से प्राप्त किया जाता है, मतलब ए का थर्ड सही है। दूसरा है जीव केंद्रितवाद। जीव केंद्रितवाद में जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि इसमें जीव के सभी रूपों को अस्तित्व का अंतर्भूत अधिकार है। अगला है पारिस्थितिक केंद्रितवाद, इकोसेंट्रिज्म। इसमें ये माना जाता है कि पर्यावरण प्रत्यक्ष नैतिक महत्व के योग्य है, न कि वह महत्व जो मानव या पशु की रुचियों से प्राप्त किया जाता है। और सामाजिक पारिस्थितिकी वाला जो है उसमें यह माना जाता है कि इसमें सामाजिक पदानुक्रम उन व्यवहारों से सीधे जुड़े होते हैं जो पर्यावरणीय विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आपका जो सही हो जाएगा वो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो ये आपका हो गया 68 नंबर प्रश्न। अब आ गया 69 नंबर प्रश्न। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रदेश के प्रकार दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ रीजन्स दिए हैं, तथा दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो जो प्रदेश के प्रकार दिए हुए हैं उनमें पहला है नियोजन प्रदेश, औपचारिक प्रदेश, नोडल प्रदेश, बोलीगत प्रदेश या वर्नाकुलर रीजन। मीन्स प्लानिंग रीजन्स, फॉर्मल रीजन्स, नोडल रीजन्स एंड वर्नाकुलर रीजन्स। एग्जाम्पल्स में दिया हुआ मेट्रोपॉलिटन, एनसीआर, मिडिल ईस्ट एंड क्लाइमेटिक रीजन्स। अब इसमें से आपको पूछा गया है इसमें से मैच करना है, तो आइए मैच कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो पहला अगर देखें नियोजन प्रदेश, तो नियोजन प्रदेश का उदाहरण जो है वो कौन सा हो जाएगा? नियोजन प्रदेश का जो उदाहरण है वो आ जाएगा आपका एनसीआर रीजन। क्लियर। उसके बाद है औपचारिक प्रदेश। औपचारिक प्रदेश का जो उदाहरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जलवायु प्रदेश। उसके बाद नोडल प्रदेश। नोडल प्रदेश का जो उदाहरण होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा महानगरीय प्रदेश। और बोलीगत प्रदेश या वर्नाकुलर उसका हो जाएगा मध्य पूर्व। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, उसमें भी मैच करने को दिया हुआ है। एक तरफ प्रादेशिक समूह या ब्लॉक दिए हुए हैं, मीन्स रीजनल ब्लॉक्स हैं, तथा दूसरी तरफ उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो दिया हुआ है। तो आसियान, ईयू, ओपेक, सार्क
और मुख्यालय दिए हैं काठमांडू, जकार्ता, वियना एंड ब्रुसेल्स। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको मालूम होगा। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो जकार्ता में है। कब स्थापना हुई थी इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। तो 1967 शायद उसमें स्थापना हुई थी। तो 70 नंबर अगर आप देखें तो पहला का तो आसियान आपका हो गया, वो हो गया जकार्ता में, क्लियर। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कहाँ पे, वो है आपका वियना में। और इसी तरह से आपका सार्क, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका काठमांडू में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला, ए का पहला। नहीं, आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ए का आसियान का आपका दिया हुआ है दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। यहाँ पे गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ए होगा, क्लियर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर। उसमें भी लिस्ट मैच करने के दिया है। एक तरफ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, संकल्पनाएं, तथा दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। पहला है वर्जना, संस्कृति, आदत और प्रथा, मीन्स सोशल ज्योग्राफी से है। टैबू, कल्चर, हैबिट एंड कस्टम, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति ताकि वह उस कार्य को करने वाले लोगों का लक्षण बन जाए। फ्रिक्वेंट रिपीटिशन ऑफ एक्ट to be extend that it's become characteristics of group of people performing the act। दूसरा है किसी व्यक्ति द्वारा कार्य का पुनरावृत्ति, मीन्स रिपीटिटिव एक्ट परफॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तीसरा है सामाजिक परंपरा द्वारा व्यवहार पर रोक लगाना, द रिस्ट्रिक्शन ऑन बिहेवियर इम्पोज्ड बाय सोशल ट्रेडिशन। चौथा है सामाजिक मापदंड, विश्वास तथा भौतिकता लक्षणों का एक समूह जो लोगों की एक विशिष्ट परंपरा बनाती है। द बॉडी ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीफ्स एंड मटेरियल ट्रेड्स दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन। अब आप बताइए कि इसमें से सही विकल्प का चयन आपको करना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें अगर देखें तो पहला हो गया वर्जना। वर्जना जो है आपका, वर्जना जो है वो है आपका सामाजिक परंपरा द्वारा व्यवहार पर रोक लगाना, वर्जित करना, ठीक है। दूसरा हो गया संस्कृति। तो संस्कृति का अगर देखें तो वो है सामाजिक मापदंड, विश्वास या भौतिक लक्षणों का एक समूह जो लोगों की एक विशिष्ट परंपरा बनाती है। उसके बाद है आदत। तो आदत तो आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कार्य की पुनरावृत्ति है। और प्रथा का जो है वो है आपका किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति ताकि वह उस कार्य को करने वाले लोगों का लक्षण बन जाए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और सी का 2 और डी का 1, क्लियर। तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 72 नंबर, उसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाना है। एक तरफ लिस्ट में विचारक दिए हुए तथा उनके योगदान दिए हुए हैं, शेफर, राइट, बुंगी एंड हेटनर। और उनके जो योगदान है कि जनता के लिए योजना की बजाय जन सहयोग के साथ योजना। दूसरा है वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल की आलोचना की। तीसरा है जियोसॉफी। चौथा है परिघटनाओं के स्थानिक वितरण के लिए नियमों के प्रतिपादन एवं ध्यानाकर्षण। सो शेफर, राइट, बुंगी एंड हेटनर, उनके कंट्रीब्यूशन से थॉट्स क्या है, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। प्लानिंग विद पीपल रेदर देन प्लानिंग फॉर देम, क्रिटिसाइज ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। दूसरा है जियोसॉफी, ड्रीव अटेंशन ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज गवर्निंग स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेना। अब आप देखिए इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपका जो सही विकल्प है अगर आप देखें तो पहला शेफर हो गया। शेफर का आपका हो जाएगा चौथा की परिघटनाओं के स्थानिक वितरण के लिए नियमों के प्रतिपादन की ओर ध्यानाकर्षण। तो ए का आपका तीसरा सही हो जाएगा कि दूसरा सही होगा, ए का चौथा सही हो जाएगा। तो शेफर का ये चौथा सही हो जाएगा, क्लियर। दूसरा हो गया आपका राइट। तो राइट ने दिया था जियोसॉफी का कॉन्सेप्ट, क्लियर। उसके बाद बुंगी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था जनता के लिए योजना की बजाय जन सहयोग के साथ योजना।
और हेटनर ने जो है वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल की आलोचना, ये हेटनर का आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर है 72, इसका सही हो जाएगा ये आपका 2 नंबर ऑप्शन, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है। उसमें एक तरफ लिस्ट में टेक्निक्स एंड एनालिसिस दिया तथा उनके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, मीन्स तकनीक एवं विश्लेषण, और दूसरी तरफ उनका अनुप्रयोग क्या है वो दिया हुआ है। तो काल श्रृंखला विश्लेषण, काई स्क्वायर परीक्षण, संकुल विश्लेषण, लॉरेंज वक्र दिया है। उनका अनुप्रयोग में सामान्यतः समरूपता मॉडल के लिए सर्वाधिक रूप से संस्तुत परीक्षण, एक तर्कसंगत विश्वसनीयता के साथ पूर्वानुमान लगाना, द्विविमीय तलों पर वितरण की तुलना करना, या तो समूहन या विभाजक हो सकता है, ये दिया हुआ है। मीन्स टाइम सीरीज एनालिसिस, काई स्क्वायर, क्लस्टर एनालिसिस एंड लॉरेंज कर्व्स। और उनके एप्लीकेशंस में दिया हुआ है मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्मिटी मॉडल, दूसरा मेकिंग प्रेडिक्शंस विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस, तीसरा है कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन 2 डायमेंशनल सर्फेसेस, और चौथा है इट में बी आइदर एक्युमुलेटिव और डिवाइसिव। तो आपका बताइए कि इसमें से काल श्रृंखला सबसे पहले किस लिए किया जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो जो काल श्रृंखला है उसका जो विश्लेषण किया जाता है वो एक तर्कसंगत विश्वसनीयता के साथ पूर्वानुमान फॉरकास्टिंग के लिए किया जाता है। तो ए का आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर। दूसरा हो गया काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो है सामान्यतः समरूपता मॉडल के सर्वाधिक रूप से प्रस्तुत परीक्षण है। तीसरा है संकुल विश्लेषण, ये किस लिए किया जाता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है वो है यह या तो समूहन या विभाजक हो सकता है, और लॉरेंज कर्व जो है इसका जो उपयोग किया जाता है द्विविमीय तलवों पर वितरण की तुलना के लिए किया जाता है। तो आपका ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। एक तरफ लिस्ट में जीआईएस एनालिसिस फंक्शन दिया हुआ तथा जीआईएस ऑपरेशंस दिया हुआ है, जीआईएस तकनीक, और दूसरी तरफ कौन सी होते हैं वो दिया हुआ है। तो नवीन न्यून विवरणात्मक श्रेणियों के सृजन के लिए विस्तृत मानचित्र श्रेणियों का संयोजन करना, दूसरा है एक से अधिक विशेषताओं की विशिष्ट चौड़ाई के परिक्षेत्र का निर्माण करना, तीसरा है अपवाह बेसिन में धारा प्रवाहों के निर्धारण की अनुमति देना, उसके बाद है विशिष्ट स्थान से स्थलाकृतियों के लक्षणों को देखने हेतु दृश्यांकित मानचित्र की अनुमति प्रदान करना। और जीआईएस में जो फंक्शन करते हैं उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बफरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, अंतर्दृश्यता या समुच्चयन या समूह। मीन्स बफरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, इंटरविजिबिलिटी एंड एग्रीगेशन। और जो एनालिसिस फंक्शन है वो है कि कंबाइनिंग डिटेल्स मैप्स कैटेगराइज टू क्रिएट न्यू लेस डिटेल्ड कैटेगरीज। अगला है क्रिएट ए जोन ऑफ स्पेसिफाइड विथ अराउंड 1 एंड मोर फंक्शंस और फीचर्स। तीसरा है परमिट्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रीम फ्लोज इन ए ड्रेनेज बेसिन। चौथा है परमिट्स व्यू सेड मैपिंग ऑफ व्हाट टेरेन फीचर्स कैन बी सीन फ्रॉम स्पेसिफाइड लोकेशन। अब आपको क्या करना है, इसमें से पहचानिए कि कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो जिन लोगों ने जीआईएस यूज किया है वो आपको बता पाएंगे कि क्लियर क्या है। तो अब आप इसमें देखिए, तो पहला तो है आपका नवीन न्यून विवरणात्मक श्रेणियों के सृजन के लिए विस्तृत मानचित्र श्रेणियों का संयोजन करना। ये जो है कहलाता है आपका समुच्चयन या समूह। मीन्स कंबाइनिंग डिटेल्ड मैप कैटेगरीज टू क्रिएट न्यू और लेस डिटेल्ड कैटेगरीज, एक से कहते हैं एग्रीगेशन। क्लियर। दूसरा आपका कौन सा है, हाँ ये है आपका एक या एक से अधिक विशिष्ट विशेषताओं की विशिष्ट चौड़ाई के परिक्षेत्र का निर्माण करना। मीन्स क्रिएट्स ए जोन ऑफ स्पेसिफिक विड्थ अराउंड 1 एंड मोर फीचर्स, इसका है, इसको बोलते हैं बफरिंग। क्लियर। तीसरा है आपका वो है अपवाह बेसिन की धारा प्रवाहों के निर्धारण को अनुमति देना। परमिट्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रीम फ्लो इन ए ड्रेनेज बेसिन, ये जो है आपका हो जाएगा कौन सा,
ये हो जाएगा आपका नेटवर्क एनालिसिस। और जो अंतिम दिया हुआ है वो है आपका विशिष्ट स्थान से स्थलाकृति लक्षणों को देखने हेतु दृश्यांकित मानचित्र को अनुमति प्रदान करना। ये कहलाता है अंतर्दृश्यता, मीन्स तीसरा। क्लियर? या इंटरविजिबिलिटी कहलाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आगे के जो 25 प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। एक तरफ कोल माइनिंग रीजन्स दिए तथा वो किस स्टेट में है वो दिया हुआ है। सो कोयला खनन क्षेत्र और वो राज्य दिए हैं। तो पहला है सिंगरेनी, ईब नदी घाटी, करणपुरा और कमटी। और सूची में दिया है महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा। आपको ये सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ए का अगर देखें, सिंगरेनी जो है वो कहाँ पे है, वो आपका तेलंगाना में है। दूसरा आपका ईब नदी घाटी जो है वो आपका उड़ीसा में है। करणपुरा जो है वो आपका है कहाँ पे, वो झारखंड में है। और कमटी जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और सी का 2 और डी का 1। तो उम्मीद है कि ये जो 75 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में 25 प्रश्न सॉल्व किए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आगे हम लोग अंतिम जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।